नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। जो आर्थिक प्रणाली है, जो अर्थव्यवस्था होती है, उसके अंतर्गत जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो भारत में पाई जाती है, या भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। तो उस मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में अध्ययन हमने पिछले व्याख्यान में किया था। यहाँ हम जान रखें मिक्स इकोनॉमी के जो प्रॉफिट्स हैं, जो उसके लाभ हैं, जो उसके फायदे हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, हालांकि उस विशेषताओं के अंतर्गत हमने इस मिक्स इकोनॉमी के बारे में जाना, ठीक है। और भारत ने इसको जो अपनाया है, वो भी हमने देखा कि हम पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के जो बेनिफिट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए, या एक प्लानिंग के तहत देश का तेजी से समग्र विकास करने के लिए हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो फायदे हैं, उन देख लेते हैं। पहला है पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता। ध्यान रखें, मैंने पूर्ण नहीं लिखा, ध्यान रखिए, पूर्ण नहीं लिखा, पर्याप्त लिखा, ठीक है। ध्यान रखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो पूर्ण स्वतंत्रता होती है, ठीक है। अपनी कोई भी उपभोक्ता अपनी इनकम को खर्च करने के लिए, निजी लाभ के लिए, संपत्ति एकाधिकार इकट्ठा करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है। क्या लिखा, पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता। ध्यान रखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी पर्याप्त आपको आर्थिक स्वतंत्रता होती है। अपनी आय को आप खर्च कर सकते हैं, योग्यता और अपनी रुचि के आधार पर आप कोई भी व्यवसाय को हम चुन सकते हैं, ठीक है। और निजी संपत्ति, ध्यान रखिए, और व्यक्तिगत लाभ का एक सीमा तक, कुछ सीमा तक में लिखा आपको, कुछ सीमा तक आप उसको निजी संपत्ति और जो हमारा व्यक्तिगत लाभ है उसको हम अपना सकते हैं। हालांकि जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा कि गोलाकार प्रतियोगिता चलती है और वित्त की जो यानी कि एक तरह से जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो पूर्ण स्वतंत्रता पाई जाती है। यहां पर ध्यान रखिए, मैंने कहा आपको कि इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी लाभ का उद्देश्य होता है उत्पादक का, व्यवसायों का, वो कुछ सीमा तक होता है। अर्थात आपको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार भी है, ठीक है। आपको व्यक्तिगत लाभ के अंतर्गत अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार भी है। अपनी इनकम को आप अपने हिसाब से खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर हमको दूसरों की स्वतंत्रता या सरकार के द्वारा बनाए गए जो रूल्स हैं, जो नियम से एक सीमा तक, ध्यान रखिए कि मैंने कहा एक सीमा तक हमको निजी संपत्ति रखने का अधिकार है। सरकार के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, ध्यान रखिए, उनके हिसाब से हमको यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन मैंने कहा कि पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि फिर भी मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत आपको पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है, खूब स्वतंत्रता प्राप्त है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक विषमता में कमी कारक। आर्थिक विषमता का मतलब क्या होता है? आर्थिक असमानता, आय की असमानताएं, उद्योगों की आपस में, यानी कि एक एक वर्ग ऐसा है, यानी कि मैंने कहा कि आर्थिक असमानता एक ऐसी चीज है, यानी कि जो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति बहुत अधिक पैसे वाला है और एक व्यक्ति बहुत अधिक गरीब है, तो हम कहेंगे बहुत आर्थिक असमानता पाई जाती है। मैंने पिछले व्याख्यान में आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि किसी भी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का अधिक होना, यानी कि वेलफेयर को नहीं दर्शाता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक राष्ट्र की इनकम, प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, उसकी राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है, तो वहाँ के नागरिक जो हैं, सभी नागरिक वेलफेयर यानी कल्याण की स्थिति में होंगे। यानी कि ये डिपेंड करता है आय की असमानताओं पर, आय की असमानताएं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय तो हम जानते हैं कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देंगे, प्रति व्यक्ति आ जाएगी, टोटल राष्ट्र की इनकम है, राष्ट्रीय आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आय की असमानताएं बहुत अधिक है, ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रीय आय तो आपकी अधिक आ सकती है, प्रति व्यक्ति आय भी आपकी अधिक आ जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे देंगे, ठीक है। लेकिन आय की असमानताएं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिए। या हम ये कहें कि जो आर्थिक कल्याण है, यानी कि उस आर्थिक कल्याण के लिए ये भी बेहद जरूरी है कि आर्थिक असमानताएं कम से कम हो, ठीक है। यानी जब आर्थिक असमानताएं बहुत अधिक होंगी तो क्या होगा, एक व्यक्ति, एक वर्ग ऐसा है
जो बहुत अधिक पैसे वाला है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है कि उनकी हर चीज़, घर के जो कलेक्शंस हैं, गाड़ियों कलेक्शंस हैं, सब कुछ अलग है। और एक जो वर्ग ऐसा है जो बहुत ही गरीब है, जान रखिए उसके अलग से उसकी लिमिटेशंस हैं, यानी कि उसकी डिमांड बहुत कम है, उसकी डिमांड और उसकी मात्रा ज़्यादा है, ध्यान रखिए। तो ऐसी स्थिति में क्या वो आय की असमानताएं बहुत अधिक होगी, तो ध्यान रखिए उस देश का समग्र विकास भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा जो उच्च वर्ग है उसकी डिमांड्स अलग होती हैं, निम्न वर्ग की डिमांड्स अलग होती हैं। उच्च वर्ग की डिमांड्स ध्यान रखिए कम होती हैं, कम है, निम्न वर्ग की डिमांड्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है, लेकिन उनकी डिमांड, क्योंकि चूंकि निम्न वर्ग जो है वो इतना गरीब है कि उसकी डिमांड सेलेक्टिव है। रोटी कपड़ा ध्यान रखिए, मकान तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग, इतने अगर आय के समानता बहुत अधिक है, ध्यान रखिए। तो क्या होगा, उस देश के समग्र विकास के लिए, ध्यान रखिए मैंने कहा मांग अर्थव्यवस्था में जानते हैं, पढ़ते भी अर्थशास्त्र में कि जो डिमांड फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्योंकि जब मांग अधिक होगी तो उस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन होगा, ठीक, उत्पादन पूरा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, रोजगार मिलेगा और इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, और अर्थव्यवस्था में डिमांड्स बढ़ती जाएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक विकास तेजी से होगा। लेकिन जब डिमांड कम होगी, मान लीजिए मांग कम होगी, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, उत्पादन भी कम होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए, मैंने कहा कि जब आय की असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, ध्यान रखिए उस कंडीशन में डिमांड्स जो है, मांग जो है, वो मांग की मात्रा भी कम होती है। इसलिए आय की असमानता जितनी कम होगी, अर्थात आय की का समान वितरण जितना अधिक होगा, उतना ही अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है, आवश्यक है। खैर, तो हम अध्ययन कर रहे थे आर्थिक विषमता की कमी। तो जब मैंने कहा कि यहाँ पर इसलिए हमने इसकी विशेषता में पढ़ा था, ठीक है, प्रगतिशील करारोपण, प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, प्रोग्रेसिव जो टैक्स होता है, तो मैंने कहा प्रगतिशील कर का मतलब क्या होता है, प्रगतिशील कर का मतलब है कि आय में वृद्धि के हिसाब से टैक्स लगाना। एक व्यक्ति ऐसा है जिनकी इनकम बहुत कम है, ठीक है, यानी कि इसकी रेट होती है, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम 5 लाख रुपए वार्षिक है, उस पर टैक्स कितना है, मान लीजिए 5% है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकम 10 लाख रुपए वार्षिक है, उस पर टैक्स कितना लगा दिया, 20% लगा दिया। एक व्यक्ति ऐसा है जिनकी इनकम 30 लाख पर ईयर है, 30% टैक्स हो गया इसकी इनकम, तो और बढ़ गया। मैंने कहा आय में वृद्धि के साथ साथ, आय में वृद्धि के साथ साथ टैक्स जो है, कर का जो स्लैब है जिसे हम कहें, उसकी मात्रा में वृद्धि करना। इससे क्या होगा, हम जो ज़्यादा पैसे वाले हैं ज़्यादा टैक्स लेंगे उससे, इसे कहते हैं प्रगतिशील करारोपण, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो उससे ज़्यादा टैक्स लेकर, ध्यान रखिए, जो व्यक्ति गरीब है या जिसकी इनकम बहुत कम है उस पर खर्च करना। इससे क्या होगा, वहाँ से उन्होंने पैसा लिया, क्यों, उनके पास पहले ही आय बहुत अधिक है, तो उस असमानता को कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया जाता है। ध्यान रखिए इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हमने विशेषताओं में पढ़ा था, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है प्रगतिशील करारोपण। ध्यान रखिए इस प्रगतिशील करारोपण के द्वारा आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। मैंने बताया आपको कि मोनोपोली कंट्रोल, यानी कि एकाधिकार पर नियंत्रण भी, ध्यान रखें, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो एकाधिकार पर नियंत्रण भी लगाया जाता है। आप देख लीजिए सरकार की पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार भी प्राइवेट सेक्टर में ये कतई नहीं चाहती कि किसी एक का एक अधिकार हो जाए और बाकी और जो फैक्ट्रीज और जो कंपनियां हैं, वो जो उद्यमी हैं, वो मार्केट से आउट हो जाए, बाहर हो जाए। ध्यान रखिए, तो कुछ हद तक ध्यान रखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा, ठीक है, प्लानिंग के द्वारा, ये भी इस मोनोपोली को भी कंट्रोल में करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर ध्यान रखिए मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत मैंने कहा आपको आय की असमानताएं, जो जब एक का अधिकार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए एक का अधिकार हो जाएगा, वो सिर्फ एक ही उत्पादक हो जाएगा किसी सेक्टर विशेष में, बहुत अधिक पैसे वाला रहेगा, बाकी उत्पादक मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लोग जो डिमांड्स करेंगे कुछ टाइम के बाद में कीमत कम रखेगा, बाद में कीमत ज़्यादा कर देगा, कीमत बढ़ा देगा, क्योंकि इसका होल्ड हो गया, एकाधिकार हो गया, ठीक है। और हम जानते भी एकाधिकार कई कारणों से हो सकता है, खैर, तो इसलिए ध्यान रखिए एकाधिकार की स्थापना तो हो सकती है पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ये मैंने कहा कि मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक, सरकार का प्रभावी नियंत्रण होता है। और यहाँ मैंने शुरू में पढ़ा था, इसकी विशेषताओं में पढ़ा, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर ध्यान रखिए प्राइवेट सेक्टर्स को भी, ठीक है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता होने के बाद भी ध्यान रखिए यहाँ पर सामाजिक हित में कार्य करना पड़ता है। आपको एक प्रॉफिट रखने की एक लिमिट तक छूट है, ध्यान रखिए, उसके बाद आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लिमिट तक आपको रखने की छूट है,
तो इस तरह के टैक्सेशन के द्वारा, प्रोग्रेसिव टैक्स के द्वारा आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है और एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक के कारण, रोक लगाने से, ठीक है, इससे भी ध्यान रखिए आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं, तो इसको भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। इस यानी कि मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत ये इसकी अच्छाई में आता है। आर्थिक विषमता में कमी। नेक्स्ट है उत्पादन साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग। ध्यान रखिए यहाँ पर उत्पादन के जो साधन हैं उनका श्रेष्ठतम प्रयोग किया जाता है, बेस्ट यूज होता है। मैंने कहा आपको, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर अलग है, प्राइवेट सेक्टर अलग है, यानी कि ठीक है, तो दोनों सेक्टर अपने अपने हिसाब से साधनों को अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करते हैं। यानी कि निजी क्षेत्र में जो जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइवेट सेक्टर्स या जो हम पूंजीवादी जो सेक्टर हमारा है ना, कि वहाँ पर भी साधनों के द्वारा प्रतियोगिता अधिक पाई जाती है, ठीक है, यानी प्रतियोगिता तो कंपटीशन तो पाया जाएगा, प्रतियोगिता अधिक पाई जाने के कारण वहाँ उनका बेस्ट यूज या अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, जिस कारण से साधनों का सर्वोत्तम तरीके से प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ध्यान रखिए, सरकारी क्षेत्र में भी प्लानिंग के द्वारा, नियोजन के द्वारा राष्ट्र हित में, देश हित में और सामाजिक हित में जो हो सकता है वो प्रयास किया जाता है, जिस कारण से ध्यान रखिए उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग दोनों सेक्टर में होता है। क्यों ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखिए यहाँ पर, प्लानिंग के द्वारा, ध्यान रखिए प्लानिंग के द्वारा, नियोजन के द्वारा नियंत्रण रहता है। ध्यान रखिए गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ध्यान रखिए गवर्नमेंट का ये प्लानिंग का जो नियंत्रण होता है, उस नियंत्रण के द्वारा दोनों सेक्टर्स विकास करते हैं तेजी से, लेकिन नियमों के अंतर्गत। नियोजित आर्थिक विकास, प्लान नियोजित मतलब प्लान, ध्यान रखिए नियोजित आर्थिक विकास, हमने इसकी विशेषता में पढ़ा था, लास्ट पॉइंट था सॉरी, आर्थिक नियोजन प्लानिंग के द्वारा। तो इसमें ध्यान रखिए नियोजन के द्वारा तीव्र आर्थिक विकास किया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए प्लान योजना बनाकर, ध्यान रखिए जिसमें मैंने आपको बताया था, आर्थिक नियोजन बनाकर, प्लानिंग बनाकर हम भावी जो प्लान हमारा पंचवर्षीय योजना जैसे हम बनाते हैं उसके हिसाब से आर्थिक नियोजन के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा हम तीव्र तेजी से आर्थिक विकास करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और जो इसके बीच में आता है मैं आपको बताया आर्थिक विषमता, इनको दूर करने के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है वो भी, या जो नियोजन के अंतर्गत जो नियंत्रण है धन की, वो भी नियंत्रण रहता है, इसलिए तीव्र आर्थिक विकास में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट निजी संपत्ति, ध्यान रखिए, देखिए निजी संपत्ति, ठीक है, लाभ उद्देश्य, ध्यान रखिए निजी संपत्ति लाभ उद्देश्य व मूल्य अंतर के तत्व विद्यमान रहते हैं। हमने क्या कहा कि ये तत्व विद्यमान रहते हैं, ध्यान रखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो ये पाए जाते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये नहीं रहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो ये पाए जाते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये नहीं रहते हैं। और ध्यान रखिए मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत, ध्यान रखिए मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत ध्यान रखिए निजी संपत्ति, मैंने ऊपर बताया था आपको, हमने इसकी विशेषता में पढ़ा था, ये इसकी अच्छाई है, ध्यान रखिए इसका गुण है कि आपको निजी संपत्ति का अधिकार है, आपको व्यवसाय चुनने का अधिकार है, आप अपनी आय को खर्च करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि पूर्ण अधिकार नहीं है कि आप मन मर्जी से मान लीजिए कुछ भी करें, आते हैं, सामाजिक हित इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने कहा कि तत्व विद्यमान रहते हैं, अर्थात ये स्थितियां पाई जाती हैं लेकिन पूर्णतः नहीं कि हम कि ठीक है लाभ उद्देश्य, यानी कि यहाँ पर लाभ का उद्देश्य भी रहता है, एकमात्र उद्देश्य नहीं है लेकिन लाभ का उद्देश्य रहता है। मूल्य अंतर यानी कीमत प्रणाली, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम भी पाए जाते हैं यहाँ पर, कीमत प्रणाली पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कंपटीशन पाया जाता है, कंपटीशन के अंतर्गत जो कीमत तय की जाती है मांग पूर्ति के द्वारा वो में पाया जाता है। तो मैंने कहा कि पूर्णतः नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अब जब मान लीजिए कीमत प्राइवेट सेक्टर में जैसे हम देखते हैं कि कीमत बहुत अधिक होगी मान लीजिए, तो सरकार गवर्नमेंट उसमें ध्यान रखी, नियोजन प्लानिंग जो है उसमें हस्तक्षेप करेगा, इस सिस्टम उसमें हस्तक्षेप करेगा। क्यों? क्योंकि जब कीमत बहुत अधिक ली जा रही है उपभोक्ता से, तो कहीं ना कहीं ठीक है गवर्नमेंट या सरकार या जो प्लानिंग है, जो नियोजन है, वो उसमें हस्तक्षेप करके उपभोक्ताओं को, मैंने कहा कि ये सब पाए जाते हैं लेकिन इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामाजिक हित होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए। तो हालांकि ऐसी स्थिति में ये एक सीमा तक ही कार्य, सीमा तक ही ये होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक फिर भी ध्यान रखिए, हमको ये आपको निजी लाभ, निजी संपत्ति, लाभ उद्देश्य और मूल्य अंतर की प्रणाली आपको पाई जाती है। आर्थिक कल्याण में वृद्धि, मैंने कहा यानी कि आर्थिक कल्याण, आर्थिक विषमता में कमी होगी तो यानी कि आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, ठीक है। आर्थिक विषमता में कमी होगी तो आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। विषमता में कमी टैक्सेशन सिस्टम से,
ठीक है, मोनोपोली पर कंट्रोल करके द्वारा साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग होगा, नियोजित विकास होगा, निजी संपत्ति लाभ उद्देश्य मूल्यांतर पाया जाएगा, तो यानी कि आर्थिक कल्याण में अपने आप वृद्धि होगी। तो यहाँ पर दोनों सेक्टर्स जो होती है यानी कि मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। यानी कि मैंने बताया आपको पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जहाँ हमने पढ़ा कि किसी सेक्टर्स में आपस में तालमेल नहीं होता है, उस तालमेल न होने के कारण यानी कि वर्ग संघर्ष की स्थिति विद्यमान होती है, उसके कारण अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति आती है। ठीक है, और जो समस्या आती है अर्थव्यवस्था में इसीलिए आती है। यहाँ पर क्या है यानी कि दोनों सेक्टर्स जो होती हैं वो मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि इसलिए मिलकर कार्य करेंगे तो ये हमारा आर्थिक कल्याण अधिक बढ़ेगा। यानी कि ये आपकी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसके मुख्य जो गुण हैं, लाभ हैं, ये इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। थैंक यू, धन्यवाद।